हेलो दोस्तों, आई होप आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी और आप जो भी अपनी लाइफ में अचीव करना चाहते होगे उसके लिए काम जरूर कर पा रहे होगे। आज हम करने वाले हैं चैप्टर नंबर 3, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। इसी को हम कंटिन्यू करने वाले हैं। पिछली वाली वीडियो में जो पार्ट 1 था उसमें हमने फिजिकल प्रॉपर्टीज डिस्कस की थी। इस वाली वीडियो में हम केमिकल प्रॉपर्टीज को डिस्कस करने वाले हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज को डिस्कस करेंगे और रिएक्टिविटी सीरीज को अकॉर्डिंगली बनाएंगे। We will learn about chemical properties of metals in the following sections 3.2.1 to 3.2.4. For this, collect the samples of following metals. आपको कुछ एक्टिविटीज करना है, जैसे कि हमने प्रॉपर्टीज फिजिकल प्रॉपर्टीज को करने के लिए कुछ सैंपल्स कलेक्ट किए थे और फिर एक्टिविटीज की थी। उसी तरीके से आपको केमिकल प्रॉपर्टीज के लिए भी करना है। तो इसके लिए आपको कलेक्ट करना है एल्यूमिनियम, कॉपर, आयरन, लीड, मैग्नीशियम, जिंक एंड सोडियम। What happens when metals are burnt in air? You have seen in activity 3.8 that magnesium burns in air with a dazzling white flame. Do all metals react in same manner? Let us check by performing the following activity. तो हमने 3.8 में क्या पढ़ा था कि मैग्नीशियम जो है एयर में कैसे बर्न करता है, एकदम एक dazzling white flame के साथ। हमने ये एक्टिविटी पहले भी कई बार कर रखी है। आपने अगर आज तक नहीं देखी है तो मैंने पिछली वीडियो में लिंक दे रखी थी एक्टिविटी की, आप वो वाली देख सकते हैं। तो क्या सारे मेटल्स ही ऐसे ही दार्जिलिंग व्हाइट फ्लेम के साथ जलते हैं या नहीं बर्न करते, वो हम फाइंड आउट करेंगे इस वाली एक्टिविटी को करके। The following activity needs teachers' assistance. It would be better if students wear eye protection. Hold any of the samples taken above with a pair of tongs and try burning over a flame. तो आपको इन सैंपल्स को लेना है और फिर पेयर ऑफ टोंग से पकड़ना है और फिर फ्लेम के ऊपर रखना है और सेम आपको बाकी सारे मेटल्स के साथ परफॉर्म करना है। बेसिकली आपको सभी को बर्न करके देखना है और फिर जो भी प्रोडक्ट मतलब बर्न करने के बाद कुछ ऐश या राख कुछ भी प्रोड्यूस होगा तो उसको आपको कलेक्ट करना है। लेट द प्रोडक्ट्स एंड द मेटल्स सरफेस कूल डाउन। अब जो भी प्रोडक्ट्स आपके फॉर्म हुए और जो भी मेटल का सरफेस है वो कूल होने दो। विच मेटल्स बर्न इजीली। आपको पता लगाना है कि कौन से मेटल्स सबसे आसानी से बर्न होगा। सबका रेट जो होता है बर्निंग का डिफरेंट होता है। अब आप देखोगे कि आपका जो ये जो आपने सैंपल्स लिए थे कौन कौन से लिए थे, सोडियम लिया था, मैग्नीशियम लिया था, एल्यूमिनियम लिया था, यहाँ पर लिखे हुए हैं। इनमें से सबसे जल्दी जो होगा ना आपका सोडियम बर्न हो जाएगा। उसके बाद आप ऑब्जर्व करोगे कि मैग्नीशियम उसके बाद लगभग लगभग मैग्नीशियम एल्यूमिनियम इनका रेट जो होता है बर्न करने का वो सेम ही है। उसके बाद देखोगे आयरन, लेड, जिंक ये सभी लगभग लगभग बराबर रेट्स है। लेकिन हाँ, सोडियम और एल्यूमिनियम मैग्नीशियम से थोड़ा कम। वही आप देखोगे कि कॉपर जो है बर्न करेगा ही नहीं, वो बस अपना कलर चेंज कर लेगा। मतलब उसमें कोई आग नहीं पकड़ेगी, वो बस अपना कलर चेंज करेगा। तो हमें से पता चलता है कि कौन से मेटल सबसे इजीली बर्न हुआ। सबसे इजीली जो हुआ वो सोडियम हुआ। उसके बाद थोड़ा सा मैग्नीशियम एल्यूमिनियम, उससे थोड़ा कम आसानी से, मतलब जो ज्यादा टाइम लगाएगा वो मतलब वो ज्यादा मुश्किल से बर्न हुआ है। ठीक है। व्हाट फ्लेम कलर डिड यू ऑब्जर्व व्हेन द मेटल बर्न। जैसे कि मैग्नीशियम का जब फ्लेम कलर होता है वो व्हाइट होता है, वैसे हर एक मेटल को जब आप बर्न करते हो तो उसका कलर डिफरेंट होता है। आप एल्यूमिनियम का देखोगे तो जब आप उसकी फाइलिंग्स को जलाओगे तो व्हाइट फ्लेम निकलेगी, वैसी जैसी मैग्नीशियम है। मैग्नीशियम से थोड़ी कम ब्राइट होती है। वही आपकी कॉपर का तो मैंने बताया, फ्लेम आएगी ही नहीं, सिर्फ कलर चेंज होगा। ब्राउन से वो ब्लैक कलर में हो जाएगी। आयरन जो है ऑरेंज ब्राउन कलर का उसका फ्लेम होगा। लेड की फ्लेम लगभग बहुत ही कम फ्लेम होगी फर्स्ट ऑफ ऑल। उसके बाद आपकी व्हाइटिश फ्लेम होगी थोड़ी थोड़ी सी। एंड जिंक का ब्लू व्हाइटिश फ्लेम कुछ होगी। मैग्नीशियम तो हमें पता ही है व्हाइट कलर की फ्लेम होती है। सोडियम की एकदम ब्राइट गोल्डन येलो फ्लेम फ्लेम होती है। हाउ डज द मेटल सरफेस अपीयर आफ्टर बर्निंग। तो मेटल सरफेस कैसी दिख रहा है, तो देखो कॉपर में तो ब्राउन कलर का कॉपर जो होगा, कॉपर पाउडर या जो भी लोगे वो ब्लैक कलर का हो जाएगा। जबकि आपकी मैग्नीशियम वगैरह राख प्रोड्यूस करेगी यानी ऐश प्रोड्यूस करेगी। अरेंज द मेटल्स इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर रिएक्टिविटी टुवर्ड्स ऑक्सीजन। अब हम जब हम बर्न करें तो हम उनका रिएक्टिविटी चेक करें ऑक्सीजन के साथ, राइट। तो जो जितनी जल्दी बर्न करेगा वो मतलब ऑक्सीजन के साथ उतनी जल्दी रिएक्ट कर लेना है। जो जितना कम टाइम लगाएगा वो उतना कम रिएक्टिव होगा। ठीक है। मतलब जिसको सबसे ज्यादा टाइम लगेगा फ्लेम पकड़ने में वो उतना कम रिएक्टिव होगा टुवर्ड्स ऑक्सीजन। तो एक तो हमें सबसे पहले पता ही चल गया कि सोडियम सबसे ज्यादा है। उसके बाद वाले जो है हमें उतना क्लियर नहीं है। मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम जब आप आग में लगाओगे तो लगभग लगभग बराबर टाइम लेंगे। उसी तरीके से आप देखोगे आयरन जिंक का भी बराबर होगा, लीड का भी लगभग बराबर होगा, उससे कम होगा थोड़ा सा कॉपर।
ठीक है। तो हम थोड़ा एक रफ आइडिया ले सकते हैं कि सोडियम सबसे ज्यादा है, उसके बाद मैग्नीशियम या एल्यूमिनियम में से कोई एक आए। तो क्योंकि हमें क्लियर नहीं हुआ, इसके लिए हम और एक्टिविटीज आगे करेंगे। अभी सिर्फ हमें ऑक्सीजन के टूवर्ड्स आपको जो समझ आ रहा है आप वो लिख लो। तो जो हमें समझ आया वो है सबसे ज्यादा होगा सोडियम का। उसके बाद मैग्नीशियम एल्यूमिनियम में से किसी एक का ज्यादा होगा जो हम आगे देखेंगे। फिर आयरन या जिंक का। और फिर कॉपर और लीड का लगभग बराबर होगा। देखो लीड वैसे आप आयरन जिंक की कैटेगरी में भी डाल सकते हैं, ये बस एक रफ आइडिया जो हमें पता चलता है यहाँ से। आर द प्रोडक्ट सॉल्युबल इन वाटर। तो जो भी एश फॉर्म होगा क्या वो वाटर में सॉल्युबल होगा? तो ये भी डिपेंड करता है, ये भी आप बता नहीं सकते कि हर एक मेटल होगा तो वो करेगा ही। जैसे कि एल्यूमिनियम के बाद जो फॉर्म होगा, जो एश होगी, वो वाटर सॉल्युबल होता है, जबकि आयरन जो होता है इनसॉल्युबल इन वाटर होगा। मैग्नीशियम भी वाटर सॉल्युबल होता है, क्योंकि ये वाली एक्टिविटी तो हम कई बार कर चुके हैं। ऑलमोस्ट ऑल मेटल्स कंबाइन विद ऑक्सीजन टू फॉर्म मेटल ऑक्साइड। मतलब मेटल्स ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करके मेटल ऑक्साइड बनाते हैं। बर्न करने का मतलब यही है कि हम मेटल का ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करा रहे हैं। तो मेटल प्लस ऑक्सीजन गिव्स मेटल ऑक्साइड। ये जनरल रिएक्शन है, ये आपको याद होना चाहिए, क्योंकि इसी के बेसिस पे आप बाकी सारे रिएक्शंस को भी याद कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल व्हेन कॉपर इज हीटेड इन एयर, जब आप कॉपर को हीट करते हो तो वो ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करता है और एक ब्लैक ऑक्साइड बनाता है, मतलब उसका कलर ब्लैक में चेंज हो जाता है। तो कॉपर प्लस ऑक्सीजन गिव्स कॉपर ऑक्साइड। यहाँ पर ये कॉपर ऑक्साइड कैसे फॉर्म हुआ, ये आपको याद करने की जरूरत नहीं है। CuO, ये आपको पता ही है कि इसको कैसे फॉर्म करना होता है। Cu और O लिखो, फिर Cu की वैलेंसी लिखो, O की वैलेंसी लिखो, फिर उसको क्रॉस करो। ये जो हमने 9th में सीखा था कैसे कंपाउंड्स को फॉर्म करते हैं, बस उसी तरीके से करना। और यहाँ पे जो 2 लिखा हुआ है ये बैलेंसिंग मेथड है। तो ये सब आपको याद करने की जरूरत नहीं है, ये आपको पता होना चाहिए कि मेटल प्लस ऑक्सीजन मेटल ऑक्साइड देगा, और मेटल ऑक्साइड का कंपाउंड बनाना आपको आना चाहिए। सिमिलरली एल्यूमिनियम फॉर्म्स एल्यूमिनियम ऑक्साइड। उसी तरीके से एल्यूमिनियम क्या फॉर्म करेगा? एल्यूमिनियम ऑक्साइड फॉर्म करेगा। इसका आप यहाँ पे रिएक्शन देख सकते हो। अब इस वाले टॉपिक को समझाने के लिए मैं एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक और कुछ बातें आपको याद दिलाना चाहूंगी। तो हमने चैप्टर 2 में पढ़ा था कि जो अल्कली बेसिस होते हैं वो स्ट्रॉन्ग बेसिस होते हैं। सबसे पहले बेसिस हमने पिछले चैप्टर में ये पढ़ा था कि वो जनरली नॉट वाटर सॉल्युबल है, यानी वो पानी में डिसॉल्व नहीं होते। लेकिन कुछ अल्कली बेसिस होते हैं जो पानी में डिसॉल्व हो जाते हैं, वो ऐसे बेसिस होते हैं जो पानी में डिसॉल्व हो जाते हैं। और जनरली जो अल्कली बेसिस होते हैं देखने में आया कि वो स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं। ठीक है, हमने स्ट्रॉन्ग और वीक बेस का जो टॉपिक होता है वो भी चैप्टर 2 में हम समझ के आए हैं कि कौन से स्ट्रॉन्ग बेसिस होंगे, कौन से लेस बेस होंगे, कौन से स्ट्रॉन्ग एसिड्स होंगे, कौन से वीक एसिड्स होंगे, है ना। तो ये कॉन्सेप्ट यहाँ पे आपको एक बार याद दिलाना चाहूंगी कि जो बेसिस होते हैं वो जनरली वाटर सॉल्युबल नहीं होते, लेकिन जो अल्कलीज होते हैं वो बेसिस ही होते हैं लेकिन वो वाटर सॉल्युबल होते हैं, एक एक्सेप्शन टाइप का है। और ये वाले जो होते हैं ज्यादातर स्ट्रांग होते हैं। तो जो अल्कली बेसिस होंगे, जो वाटर सॉल्युबल बेसिस है, वो स्ट्रांग होते हैं। अब इस वाली बात को छोड़ो, अब इस सेकंड वाली बात पे आओ। जो हमने पढ़ा कि जो मेटल ऑक्साइड होते हैं वो जनरली बेसिक इन नेचर होते हैं। अब जो ज्यादा रिएक्टिव मेटल होगा वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग बेस देगा। ठीक है, मेटल ऑक्साइड अगर बेसिक दे रहा है तो ज्यादा रिएक्टिव मेटल जिसका ज्यादा ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन हो सकता है वो ज्यादा बेसिक होगा, वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग बेसिक सब्सटेंस होगा। तो इससे हमें क्या पता चली कि कोई भी ज्यादा रिएक्टिव मेटल है तो उसका जो मेटल ऑक्साइड होगा वो स्ट्रॉन्ग बेस होगा। ठीक है। और हमने एक और बात, अब दोनों बात को रिलेट करो तो हमें क्या पता चलता है कि स्ट्रॉन्ग बेसिस कौन से होते हैं? अल्कली बेसिस। तो अब इन दोनों बात को रिलेट करने की कोशिश करो, थोड़ा सोचो और समझने की कोशिश करो कि जो ज्यादा रिएक्टिव मेटल होंगे वही पानी में डिसॉल्व होंगे। क्यों? क्योंकि वो स्ट्रॉन्ग बेसिस है, और हमने ये पढ़ा ना कि ज्यादा रिएक्टिव मेटल तो वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग बेस देगा, उसका जो ऑक्साइड होगा वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, और स्ट्रॉन्ग बेसिस होंगे अल्कली बेसिस। तो इससे हमें पता चलता है कि जो ज्यादा रिएक्टिव मेटल है वो पानी में सॉल्युबल होगा। और इसलिए ये टॉपिक यहाँ पे दिया हुआ है। कई कई लोगों को तो ये बात समझ ही नहीं आती कि टॉपिक यहाँ पे दिया क्यों है, अल्कली और बेसिस पे हम क्यों आ गए यहाँ पे। इससे हमें यही तो समझ में आ रहा है कि जो वाटर सॉल्युबल होंगे वो ज्यादा रिएक्टिव मेटल होंगे। ठीक है, जो वाटर सॉल्युबल मेटल ऑक्साइड होंगे वो जो मेटल होगा वो ज्यादा स्ट्रांग होगा। तो मोस्ट मेटल ऑक्साइड्स आर इनसॉल्युबल इन वाटर बट सम ऑफ दीज डिसॉल्व इन वाटर। तो मोस्ट मेटल ऑक्साइड्स जो होते हैं इनसॉल्युबल होते हैं, पर कुछ जो होते हैं पानी में डिसॉल्व करते हैं और अल्कलीज को फॉर्म करते हैं। अल्कलीज कौन से वाले होते हैं? स्ट्रॉन्ग बेसिस। तो इन दोनों बातों को रिलेट करने की कोशिश करें। Sodium oxide and potassium oxide dissolve in water to produce alkalis. सोडियम ऑक्साइड और पोटेशियम ऑक्साइड, अगेन अब इस पे ही फोकस करो। हम सोडियम और पोटेशियम दोनों ही सबसे ज्यादा रिएक्टिव मेटल्स हैं,
और इन्हीं दोनों के ऑक्साइड्स पानी में डिसॉल्व होकर एल्कलीज दे भी रहे हैं। तो ये रिलेशन आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि मोर रिएक्टिव मेटल होगा तो वो पानी में डिसॉल्व, तो उसका जो ऑक्साइड होगा वो पानी में डिसॉल्व करेगा और वही एल्कलीज होंगे। तो दो एल्कलीज के आपको यहाँ पे दिया हुआ है एग्जाम्पल के लिए, जो कि है सोडियम ऑक्साइड प्लस वाटर गिव्स NaOH यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड। मतलब सोडियम का जो ऑक्साइड होगा जब हम उसको पानी में मिलाएंगे तो वो डिसॉल्व करके एक एल्कली फॉर्म करेगा या एक स्ट्रॉन्ग बेस फॉर्म करेगा जिसका नाम है सोडियम हाइड्रोक्साइड। सेम गोes फॉर पोटेशियम, पोटेशियम प्लस वाटर दिस पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। We have observed in activity 3.9 that all metals do not react with oxygen at same rate. In activity 3.9 से क्या कंक्लूड करते हैं कि ऑक्सीजन से सारे मेटल्स जो हैं सेम रेट में रिएक्शन नहीं करते हैं। कुछ बहुत जल्दी आग पकड़ लेते हैं, कुछ को बहुत टाइम लगता है। डिफरेंट मेटल्स शोज डिफरेंट रिएक्टिविटीज टुवर्ड्स ऑक्सीजन। इससे आपको समझ में आ ही गया होगा कि रिएक्टिविटी का क्या मतलब है, कौन ज्यादा रिएक्टिव है कौन लेस रिएक्टिव है। तो बेसिकली रिएक्शन के रेट से हमें पता चलता है कौन सा मेटल ज्यादा रिएक्टिव है कौन सा लेस रिएक्टिव है। तो अभी हमें सिर्फ ऑक्सीजन के प्रति पता चला है, हम और के बारे में पढ़ेंगे आगे। लेकिन metals such as potassium and sodium react vigorously that they catch fire if they kept in open. पोटेशियम और सोडियम जो है ऑक्सीजन से बहुत ही ज्यादा रिएक्टिव होते हैं, और अगर आप उसको खुले में भी छोड़ दो तो हवा में जो ऑक्सीजन होता है उससे भी रिएक्ट करके वो कभी कभार फायर पकड़ लेते हैं, ऐसे ही उनको आग लग जाती है, आपको आग लगाने की जरूरत भी नहीं। Hence, to protect them and to prevent accidental fires, they are kept immersed in kerosene oil. तो एक्सीडेंटल फायर्स को अवॉइड करने के लिए उनको हम केरोसिन ऑयल में इमर्ज करके रखते हैं। मतलब यार वो अगर खुले में आग पकड़ लेते हैं तो वो इधर उधर आग लगा भी सकते हैं, जैसे आसपास अगर पर्दा है तो पर्दे पे भी आग लग सकती है। तो इन सबसे बचने के लिए हम उनको केरोसिन ऑयल में ही स्टोर करते हैं, इसको पोटेशियम को सोडियम को। At ordinary temperature, the surface of metals such as magnesium, aluminium, zinc, lead, etc. are covered with thin layer of oxide. मतलब जैसे पोटेशियम और सोडियम तो ऑक्सीजन में एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन से आग पकड़ लेते हैं, लेकिन मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, लीड ये सब थोड़े कम रिएक्टिव होता है। ये एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन में आग तो नहीं पकड़ते, लेकिन उनके ऊपर एक लेयर आ जाती है। किसकी लेयर आ जाती है? उनके ऑक्साइड की। जैसे मैग्नीशियम के ऊपर मैग्नीशियम ऑक्साइड की लेयर आ सकती है जब वो एटमॉस्फेरिक एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा। मतलब आप ऐसे पड़े भी रहने दोगे तो मैग्नीशियम के ऊपर आप ऐसी लेयर दे सकते हो। तो प्रोटेक्टिव लेयर प्रिवेंट्स द मेटल फ्रॉम फर्दर ऑक्सीडेशन। तो इसी को हम ऑक्सीडेशन कह रहे हैं। क्यों? क्योंकि मैग्नीशियम के ऊपर ऑक्सीजन ऐड हो गया ना, तो मतलब वो ऑक्सीडाइज हो रहा है। तो एक बार ऑक्सीडाइज हुआ, लेकिन अब और नहीं होगा, अब फिर से नहीं होगा कि फिर से मैग्नीशियम को ऑक्सीजन से रिएक्शन होगा। ठीक है, तो इससे क्या होगा, हम फर्दर ऑक्सीडेशन से बचा सकते हैं। कोरोड नहीं होगी वो आग, और कोरोड नहीं होगी। तो वो लेयर थोड़ी काम की भी है, क्योंकि अगर हम बार बार उस लेयर को हटा देंगे फिर से आएगा, फिर से वो थोड़ा थोड़ा मैग्नीशियम को डिस्ट्रॉय करेगा, फिर हम उसको सैंड पेपर से साफ कर देंगे। तो हमें बार बार उसको साफ करने की जरूरत नहीं है। जब हम उस पर एक्टिविटी करें, कुछ रिएक्शन करें, तभी हमें उस लेयर को हटानी चाहिए, क्योंकि ये एक काम भी करती है, ये हमारे further oxidation से बचाती है। Iron does not burn on heating, but iron filings burn vigorously when sprinkled on the flame of burner. मतलब आयरन फाइलिंग्स जो है वही बर्न करते हैं। आप आयरन को ऐसे आयरन मेटल को आयरन रिबन को जलाने की कोशिश करोगे तो मे बी वो फ्लेम नहीं पकड़ेगा या बहुत टाइम लेगा। लेकिन आयरन फाइलिंग्स को आप जैसे ही आग के फ्लेम पर भी स्प्रिंकल करते हो ना, डालोगे भी, तो ये वो एकदम विगरसली आग पकड़ लेंगे। कॉपर डज नॉट बर्न बट हॉट मेटल इज कोटेड विद ब्लैक कलर लेयर ऑफ कॉपर ऑक्साइड। मतलब कि कॉपर तो बर्न नहीं करेगा, लेकिन जो हॉट मेटल होगा कॉपर का, जो जो आप गर्म करोगे तो वो एक ब्लैक कलर की लेयर से कवर हो जाएगा, जो कि होगी कॉपर ऑक्साइड। मतलब ये कितना ज्यादा लेस रिएक्टिव है, ये आग भी नहीं पकड़ेगा। तो इससे हमें एक रिएक्टिविटी सीरीज का पता चलता है। सिल्वर एंड गोल्ड डू नॉट रिएक्ट विद ऑक्सीजन इवन एट हाई टेम्परेचर। सिल्वर और गोल्ड को आप ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता है हाई टेम्परेचर पर। मतलब आप बहुत ज्यादा हीट भी दोगे तो भी वो आग पकड़ते नहीं। जितने भी डू यू नो वाले ये जो बॉक्सेस है, ये मैं एंड वाले लेक्चर में कंप्लीट करूँ। After performing activity 3.9, you must have observed that sodium is most reactive of the samples taken here. तो activity 3.9 से आपको पता चलता है कि सोडियम सबसे ज्यादा reactive. The reaction of magnesium is less vigorous, implying that it is not as reactive as sodium. Magnesium उससे कम reactive है, क्योंकि वो सोडियम की तरह से
कम रिएक्टिव होगा, मतलब उसका जो रिएक्शन है वो लेस विगरस है। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि वो सोडियम से लेस रिएक्टिव है। विगरस का मतलब है कि एकदम तुरंत से आग पकड़ लेना, ऐसा नहीं हो रहा है, थोड़ा सा कम है वो सोडियम से। But burning in oxygen does not help us to decide about the reactivity of zinc, copper, iron or lead. मतलब इन सब की रिएक्टिविटी का हमें पता नहीं चला। ये नहीं पता पा रहे हैं हम कि जिंक ज्यादा रिएक्टिव है कि आयरन ज्यादा रिएक्टिव है, कॉपर, मतलब ये लगभग लगभग बराबर रेट पे हो रहे हैं। लेट अस सी सम मोर रिएक्शंस टू अराइव एट कंक्लूजन। मतलब इतना तो हमें पता चल गया कि हाँ सोडियम सबसे ज्यादा है, मैग्नीशियम उसके बाद है, बाकियों का हमें उतना पता नहीं चला, तो हम उसके लिए और रिएक्शंस करेंगे। तो अब हम रिएक्शन कराने वाले हैं मेटल्स का वाटर के साथ। तो ये एक्टिविटी 3.10 बहुत ही बेसिक से वर्ड्स है, आप इसको रीड करके समझ सकते हो। मैं भी आपको इसमें करना क्या है वो एक्सप्लेन कर देती हूँ। तो आपको एक बीकर लेना है, उसको हाफ फिल करना है कोल्ड वाटर से, और एक और बीकर लेना है, उसको हाफ फिल करना है हॉट वाटर से। अब आपको मेटल्स को कोल्ड वाटर से रिएक्ट कराना है। आप देखोगे बहुत ही कम मेटल्स जो है कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करेंगे, मतलब कोई भी, आपको कोई भी चेंजेस नहीं देखोगे, मतलब कोई रिएक्शन नहीं होगा। और कुछ मेटल्स हॉट वाटर के साथ, मोस्ट मेटल्स हॉट वाटर के साथ रिएक्ट करेंगे, पर कुछ होंगे जो हॉट वाटर में भी नहीं करेंगे, कोल्ड वाटर में भी नहीं करेंगे, और कुछ होंगे जो स्टीम पे करेंगे। ठीक है, हमें पता है स्टीम का टेम्परेचर हॉट वाटर से ज्यादा होता है। इसका कॉन्सेप्ट लेटेंट हीट वाला जो हमने क्लास 9 में पढ़ रखा है। Arrange the metals in decreasing order of reactivity with water. अब इसी के बेसिस पे आपको रिएक्टिविटी के ऑर्डर पर ही, डिक्रीजिंग ऑर्डर पे रखना है वाटर के साथ जो रिएक्शन है, और जो ज्यादा रिएक्टिव है उसको पहले लिख दो, फिर कम 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 वाले नीचे उसके बाद लिखते रहो। ठीक है, कुछ मेटल्स जो होंगे पानी में आग पकड़ लेंगे, कुछ जो होंगे फ्लोट करने लगेंगे। तो अब हम इनके ऑब्जर्वेशंस को ठीक से समझते हैं। Metals react with water and produce a metal oxide and hydrogen gas. तो metals जो है water के साथ react करके metal oxide और hydrogen gas को produce करते हैं. And metal oxides that are soluble in water in it to further form metal hydroxide. Basically journal reaction तो यही है कि कोई metal जो है water के साथ react करके metal oxide plus hydrogen gas produce करता है. Hydrogen form करता है, वो किसी भी state में हो सकता है, generally gas ही evolve होती है। बट मेटल ऑक्साइड जो पानी में डिसॉल्व हो जाते हैं, ठीक है, मतलब मेटल ऑक्साइड फॉर्म हुआ, अब वो पानी में ही है, तो वो पानी में फिर से डिसॉल्व होकर मेटल हाइड्रोक्साइड बना रहे हैं। तो हमने पहले ही पढ़ा था अल्कलीज वाला कॉन्सेप्ट, कि कुछ मेटल ऑक्साइड जो होते हैं पानी में डिसॉल्व करके अल्कलीज फॉर्म कर लेते हैं। ठीक है, तो वही वाले जो होंगे मेटल हाइड्रोक्साइड को फॉर्म करेंगे। मतलब पहले मेटल प्लस वाटर गिव्स मेटल ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन, और अगर मेटल ऑक्साइड वाटर सॉल्युबल है तो मेटल ऑक्साइड प्लस वाटर गिव्स मेटल हाइड्रोक्साइड। तो यही आपको डिफरेंस मिलेगा, वरना जनरल रिएक्शन यही होता है, मेटल ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन। मेटल्स लाइक पोटेशियम एंड सोडियम रिएक्ट वायलेंटली विद कोल्ड वाटर। मतलब कोल्ड वाटर में भी वो एकदम वायलेंट रिएक्शन होता है, किनका, पोटेशियम और सोडियम का, जिससे हमें पता चलता है वो कितने ज्यादा रिएक्टिव है। In case of sodium and potassium, the reaction is so violent and exothermic that the evolved hydrogen immediately catches fire. मतलब जो जब रिएक्शन होगा उसके बाद हाइड्रोजन गैस जो निकलेगी, वो इतना ज्यादा, क्योंकि गर्म हो जाएगा वो सेटअप, इतना ज्यादा रिएक्शन रिएक्टिव होने की वजह से, कि जो हाइड्रोजन होगी जो निकल रही होगी उसमें आग लग जाएगी। ठीक है, मतलब आप सोच सकते हो कितना ज्यादा इसका कितना ज्यादा एक्सोथर्मिक है, कितना ज्यादा हीट इवॉल्व हो रहा है। मतलब रिएक्शन जो है बहुत ही ज्यादा वायलेंट है। बट अगेन मेटल ऑक्साइड फॉर्म नहीं होगा, मेटल हाइड्रोक्साइड फॉर्म होगा, क्योंकि ये भी एक अल्कली बेस है। मतलब सोडियम सोडियम ऑक्साइड भी एक अल्कली बेस होता है, पानी के साथ रिएक्ट करेगा फिर मेटल हाइड्रोक्साइड फॉर्म कर लेगा। तो पोटेशियम प्लस वाटर गिव्स पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ऑक्साइड नहीं देगा, हाइड्रोक्साइड देगा, इसका रीजन मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। प्लस हाइड्रोजन गैस प्लस हीट एनर्जी। हीट एनर्जी मतलब कोई भी एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है उसको एक ये तरीका है उसको शो करने का। सोडियम प्लस वाटर गिव्स सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस प्लस heat energy. The reaction of calcium with water is less violent. अब calcium का उससे थोड़ा कम violent होता है. The heat evolved is not sufficient for the hydrogen to catch fire. मतलब ऑक्सीजन हाइड्रोजन जो इवॉल्व होगी वो फायर तो नहीं पकड़ेगी, लेकिन वो उसमें भी रिएक्शन होगा। ठीक है, कैल्शियम प्लस वाटर गिव्स कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस। तो इसमें भी हाइड्रोक्साइड फॉर्म हो रहा है। ठीक है, मतलब ये भी कैल्शियम ऑक्साइड भी वाटर सॉल्युबल है। आप समझ में आना ये वाला कॉन्सेप्ट। Calcium starts floating because the bubbles of hydrogen gas form stick to the surface of the metal. यानी कैल्शियम जो है फ्लोट करना स्टार्ट कर देगी। मतलब आपने रिएक्शन करवाया, उसके बाद जो कैल्शियम मेटल है वो ऊपर आकर क्या होगी,
फ्लोट करने लगेगी। ये फ्लोटिंग क्यों होगा? क्योंकि जो हाइड्रोजन गैस फॉर्म होगा वो बबल्स की फॉर्म में बबल के फॉर्म में इवॉल्व होगा। एंड फिर वो जो बबल्स होंगे वो कैल्शियम से जाकर चिपक जाएंगे, मतलब उसके सरफेस से चिपक जाएंगे, और फिर बबल्स होगा तो ऑफ कोर्स वो फ्लोट होने लगे। तो इसका रीजन यही है, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम में से क्वेश्चन आ सकता है कि कैल्शियम क्यों फ्लोट करे। तो इसका रीजन है कि बबल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस जो होंगे उससे स्टिक हो जाएंगे, और बबल्स होने के बाद तो ऑब्वियसली वो उड़ने लगेगा, ठीक है, बेसिकली फ्लोट करने लगेगा, ऊपर आ जाएगा सरफेस। मैग्नीशियम डज नॉट रिएक्ट विद कोल्ड वाटर। अब देखो कैल्शियम और पोटेशियम सोडियम तो आपने वाटर के साथ, कोल्ड वाटर के साथ करा रहे थे इनका रिएक्ट, लेकिन मैग्नीशियम जो है उससे कम रिएक्टिव है थोड़ा सा, और वो कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करेगा। हॉट वाटर के साथ वो कर सकता है, और क्या फॉर्म करता है? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और ऑक्सीजन को वो प्रोड्यूस करेगा। इट ऑल्सो स्टार्ट्स फ्लोटिंग ड्यू टू द बबल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस स्टिकिंग टू इट्स सरफेस। अगेन मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड फॉर्म होगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड पहले फॉर्म होगा, लेकिन वो डिसॉल्व होकर मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड देगा। इट ऑल्सो स्टार्ट फ्लोटिंग ड्यू टू बबल्स, मतलब ये भी वैसे ही जैसे कैल्शियम हमारा फ्लोट होने लगा था, ये भी यहाँ पे फ्लोट होने लगेगा। मेटल्स लाइक एल्यूमिनियम, iron, and zinc do not react either with cold or hot water, but they react with steam to form metal oxide and hydrogen. मतलब एल्यूमिनियम, आयरन, जिंक तो हॉट वाटर के साथ भी रिएक्ट नहीं करेंगे, वो स्टीम के साथ रिएक्ट करेंगे। मैंने अगेन फिर से बता दे रही हूँ कि स्टीम जो होता है वाटर से ज्यादा टेम्परेचर होता है स्टीम का, और ये क्लास 9th के लेटेंट हीट वाला टॉपिक से है। तो स्टीम के साथ जो है ये सब रिएक्ट करेंगे, इधर कोल्ड वाटर और हॉट वाटर के साथ, के दोनों में से किसी में भी रिएक्ट नहीं करेंगे। एल्यूमिनियम प्लस वाटर, अगेन यहाँ पे वाटर लिखा है लेकिन उसकी गैसियस स्टेट में, गिव्स एल्यूमिनियम ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस। आयरन प्लस water gives ferric oxide and hydrogen gas. Metals such as lead, copper, silver, and gold do not react with water at all. मतलब लीड, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड स्टीम के साथ भी नहीं करेंगे, किसी भी वाटर के फॉर्म से वो रिएक्ट करेंगे, ठीक है। रिएक्ट विद एसिड, मतलब जब मेटल्स का एसिड के साथ रिएक्शन होता है तब क्या होता है? याद रखना यहाँ पे मेटल्स की बात हो रही है, ना कि मेटल ऑक्साइड्स की। मेटल्स जब एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं तो वो सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस देते हैं। Metal plus dilute acid gives salt plus hydrogen. Activity 3.1 11. Collect all the metal samples except sodium and potassium again. सोडियम और पोटेशियम की बजाय आपको सारे मेटल सैंपल्स दोबारा कलेक्ट करने हैं, और अगर कोई भी सैंपल्स टार्निश्ड है यानी खराब है, मतलब उनके ऊपर एक लेयर चढ़ गई है, तो उसको पहले सैंड पेपर से क्लीन करना, तभी रिएक्शन कराना। आपको सोडियम और पोटेशियम नहीं लेना है क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा विगरसली एक्ट करते हैं कोल्ड वाटर के साथ भी। अब आपको इन सारे सैंपल्स को डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड में डालना है और उनका रिएक्शन चेक करना है। तो उनका टेम्परेचर बढ़ेगा, इसलिए आपको इस टेम्परेचर को रिकॉर्ड करने के लिए सारे ही टेस्ट ट्यूब्स के अंदर एक थर्मोमीटर सस्पेंड करना है, और उनका जो बल्ब होगा वो एसिड में पूरी तरह डिप होना चाहिए। आपको बबल्स का फॉर्मेशन का रेट भी देखना है। अब जिसमें जितना ज्यादा टेम्परेचर रिकॉर्ड होगा वो उतना ही ज्यादा रिएक्टिव होगा। तो अब आपको नोट करना है कि कौन से मेटल सबसे ज्यादा विगरसली रिएक्ट हुए, किसने सबसे ज्यादा हाईएस्ट टेम्परेचर दिया। हाइड्रोजन गैस इज नॉट इवॉल्व व्हेन अ मेटल रिएक्ट्स विद नाइट्रिक एसिड। मतलब सारे मेटल प्लस एसिड हमें क्या देता है? सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। लेकिन अगर हम किसी मेटल को नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट कराते हैं तो वो हाइड्रोजन गैस को इवॉल्व नहीं करता, क्योंकि नाइट्रिक एसिड यानी HNO3 जो है एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, मतलब वो किसी भी सब्सटेंस को ऑक्सीडाइज कर देता है, यानी उसके ऊपर ऑक्सीजन को ऐड कर देता है। इट ऑक्सीडाइजेस H2 प्रोड्यूस टू वाटर and itself get reduced to any of the nitrogen oxides। मतलब जो हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होती है, H2 प्रोड्यूस होता है, उसमें वो ऑक्सीजन ऐड कर देती है, ठीक है, क्योंकि वो एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। अब H2 में ऑक्सीजन ऐड होता है तो हमें पता है क्या क्या फॉर्म होता है? H2O यानी वाटर फॉर्म हो जाता है, और खुद खुद HNO3 क्या बन जाता है? रिड्यूस होकर या कोई सा भी नाइट्रोजन ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है, या तो N2O, NO3, सॉरी NO या NO2, ठीक है। बट मैग्नीशियम और मैंगनीज जो है डाइल्यूट एसिड के साथ भी रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस फॉर्म करते हैं। ये एक्सेप्शन टाइप का है कि मैग्नीशियम और मैंगनीज जो है डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड के साथ हाइड्रोजन गैस ही प्रोड्यूस करते हैं। मतलब अभी हमने देखा कि नाइट्रिक एसिड
के साथ सभी वाटर प्रोड्यूस करता है, सॉल्ट और वाटर प्रोड्यूस करता है, क्योंकि वो एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। लेकिन एक एक्सेप्शन है, मैग्नीशियम और मैंगनीज, जिसमें H2 गैस ही इवॉल्व होती है। You must have observed in activity 3.11 that the rate of formation of bubbles was the fastest in the case of magnesium. मतलब मैग्नीशियम में सबसे ज्यादा बबल्स फॉर्म हुए और टेम्परेचर भी सबसे ज्यादा था। ठीक है, द रिएक्शन वाज मोस्ट एक्सोथर्मिक, मतलब सबसे ज्यादा टेम्परेचर भी रिकॉर्ड किया गया। द रिएक्टिविटी डिक्रीजेस, तो रिएक्टिविटी इस ऑर्डर में डिक्रीज होती है, सबसे ज्यादा मैग्नीशियम, फिर एल्यूमिनियम, फिर जिंक, फिर आयरन। In the case of copper, no bubbles were seen एंड द टेम्परेचर ऑल्सो रिमेन अनचेंज। मतलब जब हमने कॉपर को डाइल्यूट एसिड में डाला तो कोई भी बबल्स फॉर्म नहीं हुए, और टेम्परेचर भी जो था ऑलमोस्ट अनचेंज रहा। मतलब कॉपर जो है एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करता, मतलब वो सबसे कम, इन सब में से सबसे कम रिएक्टिव है। अब अगेन यहाँ पे ये जो डू यू नो वाला बॉक्स है, तो लास्ट वाले लेक्चर में मैं सारे के सारे कवर करूँ। हाउ डू मेटल्स रिएक्ट विद सॉल्यूशंस ऑफ अदर मेटल सॉल्ट्स। तो मेटल्स जो है दूसरे मेटल सॉल्ट से, यानी अगर कोई मेटल है यानी आयरन, और कोई दूसरा मेटल का सॉल्ट है, मेटल का सॉल्ट मतलब जैसे आयरन का सॉल्ट कौन कौन से हो सकते हैं, आयरन का एक सॉल्ट हो जाएगा आयरन सल्फेट, आयरन क्लोराइड, इस तरह से हो सकते हैं ना। तो उसी तरीके से metals react with solutions of other metal salts। मतलब एक मेटल का आप दूसरे मेटल के सॉल्ट से रिएक्शन करवाओगे तो क्या होगा। तो ये रिएक्शन हमने ऑलरेडी करा हुआ है, एक बार रीड कर लिया आपको समझ में आ जाए। Take a clean wire of copper and iron nail. Put the copper wire in the solution of iron sulfate and iron nail in a solution of copper sulfate taken in test tubes. Record your observation after 20 minutes. अब वही वाला जो एक्टिविटी हम इतनी बार कर चुके हैं, मुझे लगता है ना हमने 7th 8th के बाद से ये वाला एक्टिविटी इतनी बार कर चुके हैं, जिसमें आपको कॉपर सल्फेट लेना है, उसके अंदर आपको आयरन नील डाल देनी है, या आपको आयरन सल्फेट लेना है, उसके अंदर कॉपर वायर डाल देनी है। ये हमने बहुत बार किया हुआ है। तो इसका क्या ऑब्जर्वेशन होता है, ये आप मुझे खुद ही बता दो। जब हम आयरन प्लस कॉपर सल्फेट लेते हैं तो वो आयरन सल्फेट बन जाता है। क्यों? क्योंकि कॉपर की जगह जो होता है आयरन ले लेती है। क्यों? हम पहले से भी पढ़ के आए हैं कि आयरन ज्यादा रिएक्टिव होता है, तो वो कॉपर को डिस्प्लेस कर देता है और क्या बना लेता है, आयरन सल्फेट, और कॉपर अलग हो जाता है। तो यही चीज हम यहाँ भी ऑब्जर्व करेंगे। रिएक्टिव मेटल्स कैन डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव मेटल्स फ्रॉम देयर कंपाउंड्स इन सॉल्यूशन और मोल्टन फॉर्म। मतलब जो मोर रिएक्टिव मेटल्स होता है वो लेस रिएक्टिव मेटल को उनके कंपाउंड से डिस्प्लेस कर देती है। मतलब जो लेस रिएक्टिव मेटल यहाँ पे था वो था कॉपर। कॉपर का जो कंपाउंड है यानी कॉपर सल्फेट है, उससे हम आयरन ने उसको डिस्प्लेस कर दिया। यही ये लाइन बता रही है। तो हम इस तरीके से भी पता लगा सकते हैं कि कौन ज्यादा रिएक्टिव है, कौन कम रिएक्टिव है। मतलब अगर आपको चेक करना है कि एल्यूमिनियम ज्यादा रिएक्टिव है कि आयरन ज्यादा रिएक्टिव है, तो आप क्या करोगे, आप एल्यूमिनियम को रखोगे और आयरन सल्फेट को रख लोगे, या एल्यूमिनियम सल्फेट को रख लोगे और आयरन को रख लोगे। ठीक है, फिर उन दोनों का रिएक्शन करवाओगे। मतलब आप मान लो आयरन सल्फेट लेते हो, उसके अंदर आप एल्यूमिनियम डालते हो। अगर एल्यूमिनियम आयरन को डिस्प्लेस कर पाता है और एल्यूमिनियम सल्फेट बना लेता है, तो एल्यूमिनियम ज्यादा रिएक्टिव है। नहीं कर पाता है तो वो लेस रिएक्टिव है। तो ये जो पहला वाला जो होगा ये केस तो हमने देख लिया। सेकंड वाले केस में क्या होगा, कॉपर प्लस FeSO4। मतलब अगर FeSO4 है इसमें आप कॉपर डालोगे तो कोई भी रिएक्शन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि कॉपर जो है लेस रिएक्टिव होता है, आयरन जो है मोर रिएक्टिव होता है। तो कॉपर जो है आयरन को डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा। इससे भी हम पता लगा सकते हैं कौन ज्यादा रिएक्टिव है, कौन लेस रिएक्टिव है। यह सीन इन प्रीवियस sections that all metals are not equally reactive। पहले वाले sections में हम पढ़ के आए हैं कि सारे metals जो होते हैं equally reactive नहीं होते। We check the reactivity of various metals with oxygen, water and acids। हमने बहुत सारे metals का reaction किसके साथ देखा, ऑक्सीजन के साथ, वाटर के साथ, आयंस के साथ। बट ऑल मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विद दीज reagents। मतलब सारे वाटर या सारे जो मेटल्स हैं, दुनिया भर में बहुत सारे मेटल्स है ना, सारे मेटल्स ऑक्सीजन के साथ, वाटर के साथ, एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं। सो वी आर नॉट एबल टू पुट ऑल द मेटल्स। तो हम सारे मेटल को क्या डाल ही नहीं सकते कभी रिएक्टिविटी सीरीज में, ऐसा नहीं है। हम दूसरा मेथड यूज कर सकते हैं जो कि डिस्प्लेसमेंट मेथड। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कंडक्ट करेंगे और पता लगा लेंगे कौन सा ज्यादा रिएक्टिव है, कौन सा लेस रिएक्टिव। जैसे कि तो आपको चेक करना है कि ये एक्स सब्सटेंस कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है या कम रिएक्टिव है, तो आप उसको
कॉपर के किसी भी सॉल्ट में डाल दोगे, कॉपर सल्फेट में डाल सकते हो, कॉपर क्लोराइड में डाल सकते हो, और चेक करोगे अगर डिस्प्लेस कर देता है कॉपर को, कॉपर की जगह ले लेता है, मतलब ज्यादा रिएक्टिव है, कॉपर की जगह नहीं ले पाता है तो लेस रिएक्टिव है। ये बात शायद आपको पता ही होगी। So we are not able to put all the metal samples we have collected in decreasing order of the reactivity. तो मतलब हम ऑक्सीजन वाटर के साथ या एसिड के साथ रिएक्शन करवा के नहीं पता लगा सकते किसी भी रिएक्टिविटी का, मतलब डिक्रीजिंग ऑर्डर नहीं बता पाएंगे रिएक्टिविटी के बेसिस पर। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन स्टडीड इन चैप्टर 1 गिव बेटर एविडेंस। बेटर एविडेंस कौन दे सकता है हमें? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। इट इज सिंपल एंड इजी। इफ मेटल A displaces metal B from its whole solution, it is more reactive than B. यही बात जो मैंने आपको यहाँ पर अभी ऊपर समझाई, उसी बात को इस लाइन में बताया गया है। और इसके लिए आपको यहाँ पर एक रिएक्शन भी दिया हुआ है। यहाँ पर क्या हुआ है आप देख लो, मेटल ए है और सॉल्ट सोल्यूशन ऑफ बी है। आप देख सकते हो कि मेटल ए ने बी की जगह ले लिया, मतलब कौन रिएक्टिव ज्यादा है आप मुझे बताना, ठीक है। इस रिएक्टिविटी सीरीज को पढ़ने से पहले, क्योंकि एकदम एंडिंग टॉपिक है और ऑलरेडी हमें सब कुछ पता है इसमें से, मैं एक बार रिवीजन करा देना चाहती हूँ कि हमने क्या क्या इसमें पढ़ा, और जो भी मैंने नोट्स लिखे हुए हैं उनको एक्सप्लेन करना चाहूंगी। ठीक है, यहाँ पे मैंने ऑब्जर्वेशंस लिखे हैं इस वाले एक्टिविटी के, तो ये तो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। अल्किली बेसिस कौन से होते हैं? स्ट्रॉन्ग बेसिस होते हैं, और इसका कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, नहीं क्योंकि ये कहीं भी समझाया हुआ नहीं है यहाँ पर। तो अगेन ये एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन होगी और हमारी पकड़ मजबूत होगी। मोस्ट मेटल ऑक्साइड्स इनसॉल्युबल इन वाटर। मैग्नीशियम व्हाइट फ्लेम और व्हाइट पाउडर को फॉर्म करता है। कॉपर ब्लैक ब्राउन कलर का होता है, ब्लैक कलर का हो जाता है जब हम इसका ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराते हैं। गोल्ड एंड सिल्वर ऑक्सीजन के साथ कोई रिएक्शन नहीं करते हैं। Amphoteric oxides क्या होते हैं? Such metallic oxides which react with both acids and bases to produce salt and water are known as amphoteric oxides. मतलब जो हमारे एसिड के साथ भी और बेसिस के साथ भी रिएक्ट करके सॉल्ट एंड वाटर बना सकते हैं, उन मेटल ऑक्साइड्स को हम एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स कहते हैं। पोटेशियम एंड सोडियम कैच फायर in air, so kept in kerosene. Magnesium, aluminium, zinc, lead form a protective layer of oxide on the surface. Copper does not burn, but hot metal gets covered with black coating. जैसे भी मैं आपको बता चुकी हूँ। और ये जो थिन लेयर ऑफ ऑक्साइड होती है, ये फर्दर कोरोजन से या फर्दर ऑक्सीडेशन से बचाती है हमारे मेटल को। आयरन डज नॉट बर्न ऑन हीटिंग। हाँ, आयरन हीटिंग पे बर्न नहीं होता है, बट आयरन के जो फाइलिंग्स होते हैं वो बर्न हो जाते हैं। Metal plus water gives metal oxide plus hydrogen gas. Why metal sword? Because of hydrogen bubbles stick to metal. Example magnesium and calcium, मतलब इन दोनों को जब आप रिएक्शन करवाते हो, जो हाइड्रोजन गैस निकलती है, उनके जो बबल्स आते हैं वो उस मेटल से चिपक जाते हैं। मतलब हाइड्रोजन गैस के बबल्स जो हैं मैग्नीशियम से या कैल्शियम से चिपक जाते हैं और फिर फ्लोट करने लगता है। मैग्नीशियम या कैल्शियम मेटल जो है सोल्यूशन के अंदर फ्लोट करने लगता है, तैरने लगता है। मैग्नीशियम प्लस हॉट वाटर गिव्स मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस। एल्यूमिनियम, आयरन, जिंक डू नॉट रिएक्ट इवन विद हॉट वाटर। तो हॉट वाटर के साथ भी एल्यूमिनियम, आयरन या जिंक रिएक्ट नहीं करते, बट विद स्टीम। मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, आयरन रिएक्ट विद HCl, यानी डाइल्यूट एसिड से वो रिएक्ट करते हैं। कौन? मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम और आयरन। HNO3 यानी नाइट्रिक एसिड एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और वो सॉल्ट एंड वाटर प्रोड्यूस करता है, ना कि सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। इसका रीजन मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, बट एक एक्सेप्शन है, जैसे मैग्नीशियम और मैंगनीज जो है नाइट्रिक एसिड के साथ भी सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस ही प्रोड्यूस करते हैं, ना कि सॉल्ट एंड वाटर। Cu प्लस HCl के साथ कोई रिएक्शन नहीं हुआ था, कुछ भी नहीं हुआ, जिससे हमें पता चलता है Cu जो है यानी कॉपर जो है बहुत ही लेस रिएक्टिव है। अगेन ये तो मैंने आपको अभी अभी समझाया कि जो ज्यादा रिएक्टिव है वो लेस रिएक्टिव वाले को डिस्प्लेस कर देता है उसके सॉल्ट सोल्यूशन से। अब हम रिएक्टिविटी सीरीज से इस सेशन का एंड करते हैं। The reactivity series is a list of metals arranged in the order of their decreasing activities. The reactivity series को क्या होती है? ये एक लिस्ट है, मेटल्स की एक लिस्ट है जिसको हम प्रिपेयर करते हैं रिएक्टिविटी को दिखाने के लिए। मतलब जो ज्यादा रिएक्टिव है उसको सबसे ऊपर रखते हैं और डिक्रीजिंग ऑर्डर में फिर डालते जाते हैं, जो उससे कम रिएक्टिव है उसको नीचे, फिर उससे कम वाले को उसके नीचे। आफ्टर परफॉर्मिंग डिस्प्लेसमेंट एक्सपेरिमेंट्स, डिस्प्लेसमेंट
एक्सपेरिमेंट्स को परफॉर्म करने के बाद ये रिएक्टिविटी सीरीज बनाई जाती है। तो ये रिएक्टिविटी सीरीज है, इसको याद करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही आसान है इसको याद करना। अ, एक ट्रिक है यहाँ पे मैंने लिखी हुई है जो कि बहुत ही फेमस है, केदारनाथ का मनीष, आलू जरा फीके पकाता है, क्यूट हरी आएगा और पीटेगा। ठीक है, ऐसे करके एक निमोनिक है, आप इसको याद कर सकते हो। बाकी मैं आपको ये लिस्ट बता देती हूँ। पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मर्क्यूरी, सिल्वर, गोल्ड। जो ज्यादा ऊपर है वो ज्यादा रिएक्टिव है, जो जितने नीचे है वो उतने कम रिएक्टिव है। तो इसी के साथ मैं आज के सेशन को एंड करती हूँ। आई होप आपने आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे और आपको सब कुछ समझ में आएगा। मीट यू इन द नेक्स्ट नेक्स्ट सेशन।